Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC Government College, अजमेर। आज अपन बात करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड का अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में, जो है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। इसमें वेतन आपको पहले बता दिया और आज बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो होती है उसमें जब मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना करते हैं तो वो उसके लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वार्षिक मूल्य का निर्धारण करना पड़ेगा। तो वार्षिक मूल्य का निर्धारण करेंगे, वो किस प्रकार से करेंगे, तो उसमें अपन उस संपत्ति को अलग तरीके से अलग अलग वर्गों में बांटेंगे। जैसे किराए पर उठाए गए मकान संपत्ति का मूल्य, और इसमें भी दो हो सकती है, जो गत वर्ष में कभी भी खाली नहीं रहा हो और जो कुछ अवधि के लिए अथवा संपूर्ण वर्ष के लिए गत वर्ष में खाली रही। तो आज अपन बात करेंगे, वो करेंगे किराए पर उठाई गई संपत्ति का वार्षिक मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। किराए पर उठाई गई संपत्ति का वार्षिक मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो है संपूर्ण वर्ष किराए पर उठाए गए मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य का निर्धारण। कि संपूर्ण वर्ष, पूरे वर्ष के लिए किराए पर उठाए गए मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य का निर्धारण कैसे करेंगे। एनुअल वैल्यू का डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऐसी संपत्ति को वार्षिक मूल्य का निर्धारण दो चरणों में किया जाता है। ठीक है, प्रथम चरण में सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण किया जाएगा और दूसरे चरण में करदाता द्वारा गत वर्ष में चुकाए गए स्थानीय करों, नगर पालिका करों को घटाकर वार्षिक मूल्य या शुद्ध वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जाता था। इसमें क्या करेंगे अपन, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस जो हैं उसको लेस कर देंगे, जो बाद में आएगा वो आएगा नेट एनुअल वैल्यू। तो ये निकालेंगे। इसके लिए अपन को क्या करना, सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण वो कैसे करेंगे, धारा 23 फर्स्ट ए अथवा धारा 23 फर्स्ट बी, इन दोनों में सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण किया जाता है। जो कि धारा 23 फर्स्ट ए के अनुसार किसी मकान संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य से आज से उस राशि से है जिस पर संबंधित मकान संपत्ति को प्रतिवर्ष उचित रूप से किराए पर उठाने की अपेक्षा की जा सकती है कि इतने रुपए में मैं इसको किराए पर उठा सकता हूँ। अपेक्षित किराए की राशि दो तत्वों के आधार पर ज्ञात की जाती है। पहला होता है मकान संपत्ति का नगरपालिका मूल्यांकन और दूसरा होता है मकान संपत्ति का उचित किराया। ये दो चीज़ होती है कि नगरपालिका मूल्यांकन तो कितने रुपए किया गया है और मकान संपत्ति का उचित किराया कितना है। इन दोनों में से, दोनों कौन से, मकान संपत्ति का नगरपालिका मूल्यांकन और मकान संपत्ति का उचित किराया, इन दोनों में से आधिक्य वाली राशि अर्थात अपेक्षित किराए ही सकल वार्षिक मूल्य होता है। परंतु यदि उस स्थान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है तो उपयुक्त प्रकार से ज्ञात किया गया सकल वार्षिक मूल्य मानक किराया स्टैंडर्ड रेंट की राशि अधिक नहीं होगा। अपेक्षित किराए की गणना के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है और उस प्रक्रिया में तीन चीज़ें होती है, नगरपालिका मूल्य अथवा उचित किराया जो दोनों में से अधिक हो, दूसरा होता है प्रमाप किराया, और तीसरी स्थिति होती है ए अथवा बी में से जो कम हो। तो ए तो हो गया नगरपालिका मूल्य अथवा उचित किराया, जो दोनों में से अधिक है, जो दोनों में से अधिक होगा वो लेंगे, और फिर स्टैंडर्ड रेट, इन दोनों में से जो कम होगा वो वैल्यू अपन लेंगे। नगरपालिका मूल्यांकन कैसे करेंगे, नगरपालिका अथवा नगर निगम अपने क्षेत्र में स्थित
मकानों पर नगरपालिका कर, क्रय कर अथवा अन्य संपत्ति कर वसूल करती है। इस उद्देश्य से प्रत्येक मकान के लिए उस मूल्य का निर्धारण किया जाता है जिस पर उसे किराए पर उठाया जा सकता है। इसी मूल्य को नगरपालिका मूल्यांकन कहते हैं। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नगरपालिका प्राधिकारी शुद्ध नगरपालिका मूल्य निर्धारित करते हैं। ऐसा करते समय नगरपालिका मूल्यांकन में से सामान्यतः मोस्टली 10% राशि घटा दी जाती है। आयकर के दृष्टिकोण से ऐसे शुद्ध मूल्य को सकल बनाया जाता है। उदाहरण के लिए 10% घटाने के बाद शुद्ध नगरपालिका मूल्य नेट म्यूनिसिपल वैल्यू 27,000 रुपये हो तो उस मकान का नगरपालिका मूल्य कैसे करेंगे अपन? 27,000 इंटू 100/90, तो इसका मूल्य हो जाएगा 30,000 रुपये। उचित किराया, फेयर रेंट कैसे निकालेंगे? उचित किराए से ऐसे किराए से हैं जो लगभग वैसी ही मकान संपत्ति से तथा उसी क्षेत्र में स्थित मकान संपत्ति से प्राप्त किया जा सकता है। इसे प्रचलित किराया भी कहते हैं। यद्यपि किन्हीं दो मकानों की बनावट एवं स्थिति पूर्णतः एक समान नहीं होती, फिर भी एक सीमा तक तुलना करके किसी भी मकान का उचित किराए को अनुमान लगाया जा सकता है। अपेक्षित किराया और उचित किराया में अंतर क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट और फेयर रेंट में डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस तो यह है कि धारा 23 फर्स्ट ए में सकल वार्षिक मूल्य की गणना के लिए अपेक्षित किराया ज्ञात किया जाता है, जबकि उचित किराया एक कारक फैक्टर होता है जिसकी भी अपेक्षित किराए के निर्धारण में ध्यान में रखा जाता है। दूसरी, उचित किराया वैसे ही मकानों की प्रचलित किराया है जो नगरपालिका मूल्यांकन से कम भी हो सकता है, जबकि अपेक्षित किराया नगरपालिका मूल्य से कम नहीं हो सकता। उचित किराया मानक किराए से अधिक हो सकता है, जबकि अपेक्षित किराया मानक किराए से अधिक नहीं हो सकता। और तीसरी चीज़ ये आई थी कि किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मानक किराया किसे कहें? स्टैंडर्ड रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। अनेक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि कोई भी मकान मालिक किसी भी संभावित किराएदार से किराया नियंत्रण अधिनियम के द्वारा निर्धारित मानक किराए से अधिक किराया प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकता है। दूसरा, धारा 23 फर्स्ट बी के अनुसार यदि मकान संपत्ति अथवा उसके किसी भाग को किराए पर उठाया जाता है तथा वास्तव में प्राप्त किराया न वसूलिए किराए को घटाकर वाक्यांश फर्स्ट में निर्धारित अपेक्षित किराए से अधिक हो तो प्राप्त अथवा प्राप्य किराए का सकल वार्षिक मूल्य माना जाएगा। यदि ऐसी संपत्ति का प्राप्त अथवा प्राप्य किराया वाक्यांश फर्स्ट में निर्धारित अपेक्षित किराए से कम हो तो वाक्यांश फर्स्ट में निर्धारित अपेक्षित किराए को ही ऐसे मकान का सकल वार्षिक मूल्य माना जाएगा। न वसूलिए किराए से आशय गत वर्ष में देय किराए के उस भाग से हैं जो मकान का स्वामी अपने किराएदार से वसूल नहीं कर सका हो तथा जो आयकर नियम में निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करते हुए वसूल नहीं हो रहा हो। किराएदारी वास्तविक हो, किराया न चुकाने वाले किराएदार ने मकान खाली कर दिया हो अथवा उसे मकान खाली करवाने के लिए उचित कार्रवाई कर दी गई हो। किराया न चुकाने वाले किराएदार ने करदाता के अन्य किसी मकान पर अपना अधिकार में नहीं ले रखा हो। करदाता ने अधिक किराए के वसूली के लिए किराएदार के विरुद्ध समस्त कानूनी कार्रवाई कर ली हो अथवा वह निर्धारण अधिकारी को यह विश्वास दिला देता है कि कानूनी कार्रवाई को किया जाना व्यर्थ। सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण, इसमें 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण धारा 23 फर्स्ट ए के अनुसार अपेक्षित किराए की गणना की जाएगी। यह नगरपालिका मूल्यांकन अथवा उचित किराए में से अधिक वाली राशि होगी। नगरपालिका मूल्यांकन और उचित किराए में से जो अधिक राशि होगी वो एक्सपेक्टेड किराया कहलाएगी, परंतु ये मानक किराए से अधिक नहीं होगी।
जो स्टैंडर्ड रेंट है उससे ज़्यादा नहीं होगी। सेकंड स्थिति, द्वितीय चरण धारा 23 फर्स्ट बी के अनुसार प्राप्त अथवा प्राप्य किराए की गणना की जाए, न वसूलिए किराए को घटाने के बाद शेष राशि। तृतीय चरण उपयुक्त दोनों में से जो भी राशि अधिक हो वो सकल वार्षिक मूल्य होगा। वास्तव में प्राप्त या प्राप्य किराए की गणना गत वर्ष में किराएदार द्वारा देय संपूर्ण किराया प्राप्य किराया कहलाता है। पूरी राशि, जो राशि किराएदार से प्राप्त करता है वो राशि प्राप्य किराया कहलाती है। यदि किराए की संपूर्ण राशि प्राप्त हो गई हो तो प्राप्त और प्राप्य किराया समान होगा। यदि किराए की राशि कुछ भाग बकाया अथवा आदत हो तो प्राप्त एवं बकाया किराए की राशि का योग प्राप्य किराया कहलाएगा। धारा 23 फर्स्ट बी के अंतर्गत संपूर्ण प्राप्य किराए की राशि में से ऐसे न वसूले किराए की राशि को घटा दिया जाता है जो नियम 4 की सभी शर्तों को पूर्ति करता हो। सकल वार्षिक मूल्य के निर्धारण के लिए प्रश्न में दिए गए प्राप्त अथवा प्राप्य किराए से वास्तविक किराए की गणना की जाती है, क्योंकि कुछ दशाओं में वास्तविक किराया प्रश्न में दिए गए प्राप्त अथवा प्राप्य किराए में भिन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति निम्न हो सकती है। मिश्रित अथवा स्वीकृत किराए की प्राप्ति, यदि मकान के अलावा किराएदार को बिजली, पानी, चौकीदार, लिफ्ट आदि की सुविधा भी प्रदान की गई है तो स्वीकृत किराया प्राप्त किया गया हो तो प्राप्त किराए में से सुविधाओं का मूल्य कम कर दिया जाएगा। दूसरी स्थिति हो सकती है, मकान मालिक द्वारा किराएदार के किसी दायित्व का भुगतान कर दिया गया हो। प्राप्त अथवा प्राप्य किराए में से ऐसे राशि को घटा देने पर वास्तविक किराए की राशि ज्ञात हो जाएगी। मकान मालिक द्वारा किराएदार के किसी दायित्व का अगर भुगतान कर दिया गया है तो वो राशि घटा देंगे। किराएदार द्वारा मकान मालिक के किसी दायित्व का भुगतान, वास्तविक किराए की राशि ज्ञात करने के लिए ऐसी राशि को प्राप्त अथवा प्राप्य किराए की राशि में जोड़ दिया जाएगा। उदाहरण के लिए किराएदार द्वारा किराए के भुगतान के अलावा किस्तों पर लिए गए मकान की किस्त का भुगतान अथवा संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर दिया। परंतु निम्न दशाओं में कोई समायोजन नहीं। किराएदार द्वारा नगरपालिका करों का भुगतान, नगरपालिका करों के भुगतान का दायित्व किराएदार का ही होता है। अतः यदि किराएदार ने इनका भुगतान किया है तो प्राप्त अथवा प्राप्य किराए में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। मरम्मत का दायित्व किराएदार द्वारा वहन किया जाना, अगर यदि किराएदार अनुबंध में मरम्मत का दायित्व किराएदार ने स्वीकार किया हो तथा वास्तव में कोई राशि व्यय भी की हो तब भी प्राप्त अथवा प्राप्य किराए में कोई समायोजन नहीं किया जाएगा। और अगली स्थिति हो सकती है, किराएदार द्वारा मकान मालिक को जमा कराई गई राशि का ब्याज। यदि किराएदार ने किराए के अनुबंध के अंतर्गत कोई रकम मकान मालिक के पास जमा कराई है तो उसकी काल्पनिक ब्याज के संबंध में प्राप्त अथवा प्राप्य किराए में कोई वृद्धि नहीं हो। आज के लिए इतना ही। कल अपन बात करेंगे गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए खाली रहे मकान की संपत्ति के सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण के बारे में। थैंक यू।